नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने देखा था कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हुआ था, किस प्रकार इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता था, किस प्रकार इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हड़प्पाई मोहर जो सैलखड़ी धातु की बनी होती थी उसके बारे में अध्ययन किया था। और इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि एक संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किस अर्थ में लिया जाता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया था। इसका कालखंड पढ़ा था कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक इतिहासकारों ने इसको कालखंड को हड़प्पा सभ्यता नामकरण दिया है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। कुछ मनके हैं, कुछ बाटें हैं, इनके बारे में जाना था कि ये क्या चीज़ें हैं। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों के औजार उनको पढ़ा था हमने। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो आरंभिक सभ्यता थी ये कैसे विकसित हुई थी, फिर उसके बाद में विकसित हड़प्पा सभ्यता कैसे विकसित हुई थी, और उसके बाद में परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कैसे विकसित हुई थी। कुछ हमने जो ये उस समय के जो नगर थे उनके बारे में डिस्कस किया था। जैसे ये क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरी छोर मांडा है, और भारत में मेरठ के पास एक आलमगीर नामक जगह थी जो पूर्वी छोर था। दायमाबाद दक्षिण में महाराष्ट्र के पास दक्षिणी छोर था। और इसके अलावा एक ये सुतकंड, और जिसको पश्चिमी छोर माना है हड़प्पा सभ्यता का, ये जो छोर था ये कम से कम ये 1600 था किलोमीटर तक फैला हुआ था, और ये वाला था ये 1400 किलोमीटर। ऐसे ये सभ्यता फैली हुई थी इतनी दूरी में। इसके बारे में अध्ययन किया था। फिर इसके बारे में हमने देखा था कि ये सिंधु सभ्यता के लोग हैं, किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे, कैसे इनके निर्वाह के तरीके थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अनाज पैदा करते थे, जले हुए दाने हमें यहाँ से मिले हैं, मछलियाँ की हड्डियाँ मिली हैं, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनके खाद्य पदार्थ रहे होंगे। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके आगे हमने कृषि प्रौद्योगिकी के रूप में जाना था कि कैसे इनके खेत होते थे। कालीबंगा से समकोण के रूप में एक जुता हुआ खेत मिला है, एक पक्की मिट्टी का एक वर्षब भी मिला है, जिससे विद्वान इतिहासकार ये अंदाज़ा लगाते हैं हो सकता है इसका प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता था, खेती के जुताई के कार्यों में किया जाता था, हल लगाकर इससे खेती जुताई की जाती होगी, ऐसा विद्वान मानते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि यहाँ एक अवतल चक्कियाँ बहुत मिली हैं मोहनजोदड़ो में, तो उसके बारे में भी अध्ययन किया था किस प्रकार इसकी बनावट थी। और धौलावीरा में एक जलाशय भी मिला था, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार पानी का संचय करते थे और उसका प्रयोग किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्यों में किया करते थे। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। ये कुछ औजार भी दिए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। कुल्हाड़ी जैसे औजार हैं, इनका प्रयोग शायद वो फसल काटने में, अपने दैनिक कार्यों में इनका उपयोग करते होंगे। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में मोहनजोदड़ो शहर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार ये शहर बसा हुआ था। राजा का किला अलग होता था, और सामान्य जनता जो निचला शहर होता था वहाँ पे सामान्य जनता रहती थी। ये किला था, दुर्ग था, ये चारों ओर से चार दीवारी से घिरा हुआ था। शत्रु के आक्रमण और भय से ये चार दीवारी बनाई जाती थी। इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था किस प्रकार सिंधु सभ्यता में ये नालों का निर्माण होता था ग्रिड पत्ती के आधार पे। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। सिंधु सभ्यता में ग्रिड पत्ती के आधार पे नालों का निर्माण होता था, और पहले नालियाँ बनाई जाती थी, उसके बाद में सड़कें बनाई जाती थी, और उसके बाद में पूरी एक गली को बसाया जाता था। ये चीज़ें सिंधु सभ्यता के लोगों को जो विकसित ज्ञान है उसको दर्शाती हैं। ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी।
आज हम पढ़ेंगे कि जो गृह स्थापत्य कला थी सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, वो कैसी थी, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने एक चित्र दे रखा है। इसमें जैसे कि वर्तमान समय में जो बनावट होती है घरों की, कोई इंजीनियर यदि नक्शा बनाता है उसी प्रकार का ये एक नक्शा दे रखा है यहाँ पे। ये सिंधु सभ्यता का कोई नक्शा है जो इतिहासकारों ने बनाया है कि किस प्रकार वहाँ के प्रत्येक घर की बनावट किस प्रकार से होती थी। तो इसमें जो ये घर दे रखा है आपको दिखाई देगा कि इसमें कुएं भी बने होते थे। यहाँ पे ये जो 6 नंबर है इस पे कुआं बना हुआ है। प्रत्येक घर में ऐसे कुएं मिले हैं। इसके अलावा प्रत्येक घर में रसोई भी होती थी। एक बरामदा टाइप यानी कि जिसको हॉल भी बोलते हैं वो भी बना होता था। तो मोहनजोदड़ो जो निचला शहर था, आवासीय भवन के उदाहरण यहाँ पर एक दिया गया है। इसमें एक आंगन होता था, आंगन जैसे ये आंगन है, इस आंगन होता था उसमें, जिसे हॉल भी कहते हैं। और उसके चारों ओर कमरे होते हैं। जो वर्तमान समय में होता है, जो एक हॉल बना होता है उसके चारों ओर कमरे बने होते हैं। और आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। उसमें एक रसोई भी होती थी खाना पकाने के लिए। एक कताई जो कपड़ा काटने के लिए कोई कमरा होगा, शायद उनका कोई मतलब जैसे कोई घरेलू कताई का कार्य होता था उस कमरे में। ऐसा उस समय मकानों के जो आज हमें साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे इतिहासकार बताते हैं। इसके अलावा ये जो मकान बने होते थे, ये खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे कि गर्मी में कैसे बचा जाएगा, सर्दी में कैसे बचा जाए, इसको ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। और इसको एकांतता का महत्व दिया गया था। यानी कि प्रत्येक जो मकान बने हुए हैं, ये जो मकान बने हुए हैं, तो इनकी बाहर से कोई व्यक्ति इनको दिखाई नहीं देगा कोई कमरा में क्या हो रहा है, या फिर अंदर का कोई व्यक्ति है उसको बाहर की कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देंगी कि बाहर क्या हो रहा है। तो एकांतता पसंद करते थे यहाँ के निवासी। और ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों के और खिड़कियाँ भी नहीं होती थी। ये जो दीवारें हैं इनकी खिड़कियाँ नहीं होती थी हड़प्पा सभ्यता में। ये मकान है पूरा बिल्डिंग है। और ये कुछ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, छत के ऊपर जाने के लिए। ये चीज़ें हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलती हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि हर घर ईंट के फर्श से बना हुआ अपना एक घर होता था। मतलब ईंटों का इस्तेमाल फर्श के रूप में किया जाता था। प्रत्येक घर में एक स्नानागार भी होता था। स्नानागार जो नहाने के कार्य में का उपयोग में आता था। और हर घर की जो पानी था वो नालियों में जाता था। मतलब प्रत्येक घर का नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की गलियों से जुड़ा हुआ था। और सीढ़ियों के अवशेष भी मिले। ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, प्रत्येक घर में ऐसी अवशेष मिले हैं। और कई आवासों में कुएँ भी मिले। कुएँ जो ऐसे कक्ष बनाए गए हैं जिसके बाहर से आया जा सकता है। मतलब कुएँ ऐसे बनाए गए हैं। ये जो कुआँ है, ये कुआँ है, और ऐसा कुआँ बनाया गया जो बाहर का व्यक्ति भी इस कुएँ का उपयोग कर सकता है पानी पीने के लिए। ऐसे कुएँ बनाए गए हैं। और विद्वानों ने मोहनजोदड़ो में कम से कम 700 कुओं को खोजा है। कितने कुओं को खोजा है? 700 कुओं को। 700 कुएं मोहनजोदड़ो में मिले विद्वानों को। इतिहासकारों ने यहाँ पे खोज किए, साक्ष्य जुटाए, फिर 700 कुएं यहाँ से मिले हैं। अब इसमें अब तक जो खोजी गई है प्राचीन चीज़ें उसके बारे में बताया गया है। और एक इतिहासकार है जिनका नाम है मेके लिखते हैं नालियों के विषय में। नालियों के विषय में मेके ने बताया, कुछ चीज़ें बताई हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या बताया उसने। निश्चित रूप से ये अब तक खोजी गई सबसे प्राचीन प्रणाली। ये तो सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है। मेके ने कहा है कि अब तक जो भी चीज़ें खोजी हैं हमने, उनमें सबसे पुरानी चीज़ें हैं नालियों के बारे में बताया उसने। ये नाली किस प्रकार गलियों में होती थी और किस प्रकार प्रत्येक घर से जुड़ी हुई थी, और फिर प्रत्येक घर का पानी आके नालियों में
नालियों में आता था। किस प्रकार नालियों में वर्तमान समय जो शहरों में चैम्बर बनाए जाते हैं, उस प्रकार चैम्बर बने होते कच्ची ईंटों के। और फिर यदि कभी नालियाँ ब्लॉक हो जाती थी तो उस चैम्बर से सफाई कर देते थे और फिर पानी आगे बढ़ता था। मतलब जब कभी नालियाँ में जैसे वर्तमान समय में कभी नालियों में पानी रुक जाता है तो उस चैम्बर की सफाई कर देते हैं और फिर पानी वापस सुचारू रूप से चालू हो जाता है। इसी प्रकार उस समय भी नालियों के बारे में लोगों को ज्ञान था कि किस प्रकार यदि पानी रुकता है तो हम किस प्रकार उसको मतलब वापस नाली को सुचारू रूप से चलाएं। ये चीज़ें इसमें बताया है कि हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था, मतलब प्रत्येक घर को जोड़ा गया था नालियों से। मुख्य नाले गारे में जमा की गई ईंटों से बने थे। पुराने टाइम में जो आज की तरह सीमेंट नहीं होती थी, जो नालियाँ होती थी वो कच्ची ईंटों और गारो जो होता है मिट्टी का एक बनाया जाता पानी मिलाकर, उससे चिपका कर और ये नालियाँ बनाई जाती थी। और इसी ईंटों से मतलब इसी ईंटों मतलब जो कच्ची ईंटें थी उन्हीं से इन नालियों को ढका जाता था और जिन्हें सफाई के लिए हटाया जाता, मतलब जब कभी ये रुक जाते थे तो सफाई के लिए इनको हटा भी देते थे। और कुछ स्थान मतलब और कोई दूसरे शहर में या कुछ अलग शहर में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि नालियों को ढकने के लिए चूने पत्थर की पट्टी का प्रयोग किया। चूना पत्थर देखा होगा आपने, चूना होता है सफ़ेद टाइप का, इस प्रकार की कुछ पट्टियाँ बनाकर उन नालियों को ढका जाता था। और घरों की नालियाँ मलकुंड में खाली होती थी। जो घरों की नालियाँ होती थी वो एक कुई टाइप का मलकुंड बना हुआ था, तो उसमें खाली होते थे जिसमें कई बार क्या है कि कई ठोस पदार्थ भी जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। और बहुत लंबे नालों में कुछ अंतराल पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई जाती थी। जैसा कि मैंने बताया कि ये नाली है, गली की नाली है, तो इसमें यहाँ पे एक चैम्बर बना दे, फिर ये नाली है, फिर यहाँ पे एक चैम्बर बना देंगे। तो ऐसे क्या है कि जब कभी नाली रुक जाती तो फिर इस चैम्बर की सफाई कर देते थे। तो आज की तरह उस समय भी लोगों को इतना ज्ञान था, ये बताने का प्रयास किया गया है इस टॉपिक के अंदर। तो ये एक अजूबा है उस समय का और किस प्रकार वहाँ सफाई की जाती थी। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद में ये बताया गया है कि ये अर्नेस्ट मैके है, उनकी किताब है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, 1948 के अंदर ये छपी थी। उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है नालियों के बारे में कि किस प्रकार की सिंधु सभ्यता में नालियाँ होती थी। जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कई छोटी बस्तियों में भी मिलती थी। छोटी बस्तियों से आज से मतलब कोई छोटा शहर हो, जैसे कि लोथल है और रंगपुर है, यहाँ भी जल निकास प्रणालियाँ मिली हैं। और लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हो, वहीं नालियों को पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। अब इसमें यह बताया गया है कि लोथल जो शहर था उसमें जो घर बनाए गए वो तो कच्ची ईंटों के, लेकिन वहाँ की जो नालियाँ हैं वो आज मतलब पक्की ईंटों की मिली। पक्की ईंटों मतलब जिसको कोयले से पकाया गया हो, ऐसी ईंटें, ये चीज़ें हमें मिली हैं। और यहाँ पे कुछ उदाहरण बताया गया है कि एक आवास में कमरा नंबर 6 में एक कुआं है। ये चीज़ें मैंने पहले बताई है आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है दुर्ग, जो अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि किस प्रकार शहर बसा हुआ था। जैसे मोहनजोदड़ो शहर था, दो भागों में बटा हुआ था। एक पश्चिमी दिशा में दुर्ग होता था और पूर्व की दिशा में एक निचला शहर होता था। तो दुर्ग किस प्रकार बना हुआ था इसके बारे में बताया गया है। एक नक्शा दिया हुआ है यहाँ पे, ये नक्शा दिया गया है, ये दुर्ग का नक्शा है। इसको देखेंगे, पहले इस नक्शे को समझ लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे कि उस टॉपिक में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखें कि ये नक्शा है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। ये विशाल स्नानागार है, विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में मिला है। विशाल स्नानागार से आज से यहाँ पे जब कभी कोई सामूहिक कोई मतलब
उत्सव होता था उस दौरान यहाँ पे सभी लोग स्नान करते थे। और इसके जो ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी उत्तर और दक्षिण में नीचे जाने के लिए। और फिर इसके अगल बगल में 8 स्नानागार और थे, अगल बगल में 8 स्नानागार थे, ये अगल बगल में ये स्नानागार है। इसके अलावा ये एक स्तूप है। स्तूप का मतलब है कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उसके बाद में उसकी अस्थियों को यहाँ पे दफनाया जाता था और उसके ऊपर कोई स्तूप बनाया जाता था। और इसके अलावा यहाँ पे जैनसेन कोई इतिहासकार का नाम है, उसने कुआं खोदा, उसके बारे में चित्र दर्शाया गया है। और ये नक्शा है, इसके बारे में देखो, ये चारों ओर ये कुछ दीवार सी बनी हुई है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये इनकी मतलब सुरक्षा दीवार थी, दुर्ग की सुरक्षा दीवार थी। और ये एक माल गोदाम होता, माल गोदाम से सीधा सा अर्थ है जहाँ पे अनाज रखा जाता हो। हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाज रखते हो, यहाँ का राजा अनाज रखता हो, प्रजा के लिए खाने पीने की व्यवस्था, ये चीज़ें। और यहाँ पे एक स्तंभ वाला हॉल मिला। स्तंभ का मतलब कोई ऐसा हॉल जहाँ पे जैसे सभा होती हो राजा की, या ऐसी चीज़ें मिली हैं यहाँ पे। और इसके अलावा नक्शे में पूरा स्थल 2 यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं। विशाल आंगन मिला है यहाँ पे। और ये मुख्य मुख्य चीज़ें थी इस नक्शे के अंदर। और ये दुर्ग का नक्शा है, इसमें हमें ये चीज़ें जानकारी में इतिहासकारों ने बताया कि किस प्रकार दुर्ग होता था। अब दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या दे रखा है इस टॉपिक में। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं। संरचनाओं के साक्ष्य मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं हमें, कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं। जब विद्वानों ने, इतिहासकारों ने यहाँ पे खोज की मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा सभ्यता में, तो यहाँ पे कुछ हमें चीज़ें मिली हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय लोगों का जीवन कैसा था। जैसे कि माल गोदाम मिला है, इनमें से तो एक माल गोदाम मिला है, बहुत बड़ा है, ईंटों का बना हुआ है। नीचे से तो ईंटों का बना हुआ था, थोड़ा सा ऊपर बाद में लकड़ियों का बना हुआ था। लकड़ी तो अब नष्ट हो गई, ईंटें बची हैं, उसको विद्वानों ने संभाला है। अब उसको एक संरक्षण किया है अब उनका। और फिर ये हमें जानकारी दी है कि इस प्रकार ये यहाँ पे पहले कच्ची ईंटें थी, उसके बाद में अब उसके ऊपर ये लकड़ियाँ थी, लकड़ियाँ नष्ट हो गई हैं, ईंटें बची हैं। इसके अलावा एक विशाल स्नानागार भी मिला है जहाँ पे लोग नहाने के काम में इसका इस्तेमाल करते थे। विशाल स्नानागार आंगन में बनाए आयताकार जलाशय होता था। आयताकार का मतलब सीधा सा अर्थ है ये ऐसा आयताकार था। और इसके जलाशय के तल में जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ऐसी कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। और जलाशय के किनारे पे ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग किया, जलबंद किया गया है इसको। और इसी के जलाशय के किनारे पे एक बहुत बड़ा कुआं भी मिलता है। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता है। और यहाँ पे भी नाली का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जो जलाशय का जो पानी था वो उस नाली के अंदर जाके मिल जाता था। ये चीज़ें हमें इससे पता चलती है। इसके अलावा इसके 3 और कक्ष बने हुए हैं जलाशय के। इसके 3 और कक्ष बने हुए हैं। कक्ष का मतलब है छोटे छोटे कमरे, और जिसमें एक बड़ा कुआं था। और जलाशय में पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली और के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार थे। कितने स्नानागार थे? 8 स्नानागार। और एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने हुए थे। जैसे ये जलाशय है, ये जलाशय है, और इसके इधर भी 4 और इधर भी 4, ऐसे कुछ स्नानागार यहाँ पे मिलते हैं। इस प्रकार की संरचना देखने के बाद मतलब विद्वान और इतिहासकारों ने आश्चर्य किया है। इस प्रकार की अद्भुत ज्ञान था
हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। और फिर अंत में ये लिखा गया कि इसका उपयोग, इस स्नानागार का उपयोग, इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तो ऐसा स्नान जैसे कि भारत में करते हैं, मौनवती अमावस्या के दिन साधु संत किसी नदी में जाके स्नान करते हैं, तो वो विशेष प्रकार का अनुष्ठान होता होगा, उसमें ये स्नान किया जाता था। ये अंदाज़ा मतलब इतिहासकारों ने अपनी तरफ से परिकल्पना की है इसके बारे में। नेक्स्ट है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि समाधान किस प्रकार होते थे, मतलब समाधान किस प्रकार होते थे और कौन कौन सी चीज़ें। समाधान से सीधा सा अर्थ है जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको जो दफनाते थे, उसकी दफनाने की जो जगह है उसको हम कब्र कहते हैं वर्तमान समय में। उसी प्रकार का समाधान होता था जो हड़प्पा सभ्यता में होता था। और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं इस टॉपिक में ये बताया गया है। तो पुरातत्वविदों ने इस संस्कृति में रहने वाले लोगों के बारे में देखा है कि वहाँ जो भी कोई लोग जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसको लोग दफनाते थे, और उसके साथ में कुछ जो उसके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जैसे कि कोई पानी पीने का पात्र है, कुछ गहने हैं या कुछ सामान है, ऐसे जैसे कोई इसमें चित्र में दे रखा है दर्पण, ये दर्पण है और तांबे का दर्पण, ये समाधान में मिला है किसी व्यक्ति के पास। तो ऐसी चीज़ें उस समय और लोग जो भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती थी उसके साथ रख देते थे। तो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब इसमें बताया गया टॉपिक में कि मिस्र के अंदर जो पिरामिड थे, जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था कि मिस्र की सभ्यता जो पिरामिड थे उसमें पिरामिडों में और राजा की जो विलासिता की जो चीज़ें थी, जिस किसी राजा को दफनाया जाता था उस पिरामिड में, तो वो साथ रख देते थे। वैसे ही कुछ हड़प्पा सभ्यता में हमें मिलते हैं, लेकिन हालांकि हड़प्पा सभ्यता में इसका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं था कि बहुत सारी चीज़ें रखने का। यहाँ पे जो गरीब लोग थे उनके कब्र के पास कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन जो फिर भी कुछ जो राजा परिवार था उनके जो कब्र थी या फिर जो उनका शवदान किया गया उस जगह पे हमें कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इस टॉपिक में ये बताया गया है मुख्य रूप से। अब इसमें उदाहरण बताया गया है 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान के उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख और 3 छल्ले जिस पर उपरतन के मनके, सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनके, ये चीज़ें 1980 में और वहाँ पे खुदाई के दौरान जब हड़प्पा सभ्यता में और कोई कब्रिस्तान की खुदाई की जा रही थी वहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं कि एक व्यक्ति है एक पुरुष की खोपड़ी के पास में, और हमें शंख मिला है, 3 छल्ले मिले हैं, और जैस पर एक प्रकार का जैसे मनके होते हैं ना उसी प्रकार का रत्न होता है जैस पर, सैकड़े की संख्या मनके इस आभूषण मिले हैं यहाँ पे। कहीं कहीं पर तांबे के दर्पण भी मिले हैं, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। लास्ट अंत में ये बात बताई जैसा कि मिस्र में पिरामिडों में हमें बहुत सारे राजाओं के पास बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं, वैसी वस्तुएं हमें हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलती हैं। ये चीज़ अंत में बताने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है विलासिता की वस्तुओं की खोज। कौन कौन सी विलासिता की वस्तुएं होती थी उस समय। तो जैसे कि सभी को पता है कि वर्तमान समय में जैसे कि आभूषण हैं और मर्दबान हैं, ऐसे मतलब दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं थी, उनकी खोज किस प्रकार की हुई थी, ये चीज़ इसमें टॉपिक में समझाया गया है। तो सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए एक अन्य विधि है जिसे पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिसे पुरातत्वविद कहते हैं जो व्यक्ति जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं उनका अध्ययन करता है उसको हम पुरातत्वविद कहेंगे। मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। पुरातत्वविद कौन सी वस्तुओं को अध्ययन करते हैं, जो उपयोगी हो,
जो उसके दैनिक जीवन में काम आती हो, उसके बारे में बताते हैं कि इसका क्या उपयोग होगा और हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार इसका उपयोग करते होंगे, इसके बारे में पुरातत्वविद हमें जानकारी देते हैं। पहले वर्ग में मतलब पहले उपयोगी कौन सी वस्तुएं होती थी जिसमें पत्थर तथा मिट्टी के सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे चक्कियाँ हैं, सबको पता है चक्कियाँ, अवतल चक्कियाँ हमने पढ़ी थी मोहनजोदड़ो के अंदर, मिट्टी या पत्थर से बनाई जाती थी, या अनाज पीसने के काम आती थी। इसके अलावा मर्द भांड हैं, हो सकता है मर्द भांडों का उपयोग वो कुछ सामान रखने के लिए करते हो, कुछ अनाज रखने के लिए करते हो सकता है कुछ पानी लाने के लिए भी उसका उपयोग करते हो। इसके अलावा सुइयाँ हैं और झावा एक रबड़ टाइप का सा होता था, रबड़ टाइप का सा झावा होता था, उसका ये उपयोग करते थे। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। मतलब जब खोज की विद्वानों ने, तो वहाँ पर ये चीज़ें चक्कियाँ हैं, सुइयाँ हैं, मर्द भांड ये हर जगह मिलती हैं। लेकिन जो ऐसी चीज़ें जो दुर्लभ हैं, जो सिर्फ अमीर लोगों के पास ही मिलती हैं, उसको हम कहेंगे विलासिता की चीज़। जैसे कि पुरातत्व जो कीमती चीज़ है जो आम नागरिक नहीं खोज सकता, दुर्लभ हो, महंगी हो, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से और जटिल तकनीकी से बनी हो। जैसे फयांस है, फयांस कैसे बनता था, घिसी हुई रेत या बालू और उसके साथ एक चिकना पदार्थ या चिपा पदार्थ, चिकना या चिपचिपा एक है, इसके मिश्रण से और उसमें कुछ रंग डालकर और फिर उसको आग में पकाया जाता है। ऐसे पदार्थ को फयांस कहा जाता है। जैसे कि आपने घड़ा होता है, इस प्रकार का होता था वो फयांस भी, कुछ उसको ऐसे पकाया जाता था कि वो बहुत ही सुंदर लगता था। ये चीज़ें हमें हर जगह नहीं मिलती हैं, अमीर लोगों के पास ही मिलती हैं, क्योंकि वो बहुत कीमती होता था और इसे बनाना भी कठिन था। अब यहाँ पे संचय शब्द के बारे में बताया गया कि संचय शब्द क्या होता है। सीधा सा अर्थ है संचय का मतलब संभाल कर रखना, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, संरक्षण करना। जैसे कि आपने सुना होगा कि गुल्लक होता है, उसमें हम रुपया रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, उसको संचय करते हैं। उसी प्रकार पुराने समय में भी लोग कुछ ऐसी चीज़ें जो कीमती होती थी उनका संचय करते थे। सिक्के होते थे, या फिर उस समय सिक्के तो इतने नहीं थे, जो सोना है, चांदी है, कुछ उसका संचय करके कुछ ऐसी जगह उनको रख देते थे जो उन्हीं को पता होती थी। तो ये संचय है, सीधा सा अर्थ है इसका। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे घड़ों में रखी गई वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संचय आभूषण के भी हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं? आभूषण भी हो सकता है संचय में, जैसे सोना चांदी। और धातुकर्मियों द्वारा भी इसका प्रयोग हो सकता है। धातुकर्मियों का मतलब सीधा जैसे कि धातु का काम करता है, जैसे सोनार है, उनके द्वारा भी इसका प्रयोग होता था, संभाल कर रखा जाता था। ये चीज़ें हमें संचय की जो चीज़ें हैं हमें अब वर्तमान समय में जब खोज हो रही है उस दौरान प्राप्त हो रही हैं। सीधे सा यहाँ पे विद्वानों ने यहाँ बताने का प्रयास किया है संचय क्या होता है। उसी टॉपिक के अंदर बताया गया कि स्थिति तब और जटिल हो जाती है कि जब हमारे दैनिक कार्य में प्रयोग आने वाली चीज़ें जैसे तकलियाँ, फयांस दुर्लभ पदार्थ से बने हुए मिलती हैं। इसका वर्गीकरण हम उपयोगी रूप में किए या फिर विलासिता के रूप में किए। तो ये विद्वानों के मतलब एक तरह से उनके मतलब जटिल समस्या बन जाती है इसका मतलब वर्गीकरण कैसे करें। क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ चीज़ें बहुत जैसे मनके हैं, चंद्रहुदड़ो में पैदा होते थे। चंद्रहुदड़ो एक हड़प्पा सभ्यता का शहर है, वहाँ पर मतलब बनाए जाते थे, तो वहाँ पे बहुत मात्रा में मिलते हैं। तो अभी क्या विद्वान उसको ये माने कि क्या ये वहाँ पे सबके उपयोग में आती थी या फिर कोई विलासिता की चीज़ थी। तो इस बारे में विद्वान कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं।
यदि हम ऐसी पुरावस्तु के विवरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा मिलती हैं। हो सकता है ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये दोनों शहर उस समय बहुत ही विकसित थे, बहुत ही मतलब यहाँ पे धनवान लोग रहते थे, और बाकी जो छोटी छोटी बस्तियाँ थी, जो जैसे कुछ बस्तियाँ थी, वहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं। फ्रांस और लघु पात्र बहुत कम मिलते हैं। फ्रांस में आगे इस टॉपिक में ये बताया, फ्रांस में सुगंधित द्रव्यों को पात्रों में रखकर प्रयोग किया जाता था। मतलब उसमें जैसे वर्तमान समय में और कुछ सुगंधित पदार्थ होता है, कांच में रखा जाता है, जैसे कुछ सेंट वगैरह सुगंधित पदार्थ है, इत्र है, तो इसको संभाल कर रखते हैं लोग कुछ कांच के पात्र में। उसी प्रकार फ्रांस से एक बर्तन होता था, उसमें भी सुगंधित पदार्थ रखते थे। अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ये चीज़ें मिली हैं। कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियां जो एक दिनहीन बस्ती थी, उसमें ऐसी चीज़ें बहुत कम मिली हैं। आज की तरह सोना भी उस समय बहुत दुर्लभ था और बहुत ही कीमती था, और हड़प्पा के लोग ये दक्षिण भारत से मंगाते थे और राजस्थान के दक्षिणी भाग से सोना मंगवाते थे। और ये आज वर्तमान समय में इतिहासकारों को संचय के रूप में बहुत मात्रा में मिलता है। कहीं कहीं कुछ पात्रों में मिलता है, जब ज़मीन की खुदाई होती है तो वहाँ पे कुछ घड़ों में मिलता है। ऐसे सोना वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता में खोज के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन मतलब लोगों का जो मुख्य काम धंधा था वो क्या था। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से एक व्यापारिक सभ्यता थी। ये लोग आपस में व्यापार करते थे और इनका व्यापार मेसोपोटामिया से भी होता था। और एक दिलमुन नामक एक जगह थी जिसको बहरीन भी कहा, वर्तमान समय में बहरीन कहा जाता है, और वहाँ एक बंदरगाह होता था जिसका नाम था दिलमुन। वहाँ से इनका व्यापार होता था। दिलमुन से मेसोपोटामिया से वापिस दिलमुन, और दिलमुन से वापिस सिंधु सभ्यता। ऐसे इनका व्यापार होता था। व्यापार नदी मार्ग से होता था, स्थल मार्ग से भी होता था। और इस व्यापार में जो मनके होते थे, कुछ आभूषण होते थे, कुछ पत्थर होते थे, कीमती पत्थर, उनका ये व्यापार करते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें इतिहासकारों ने बताने का प्रयास किया है। तो शिल्प कार्य में मनके बनाना, शंख की कटाई। शंख होता है जो समुद्र में मिलता है, एक सफ़ेद आकृति होती है, आपने देखा होगा, उसकी भी कटाई करते थे ये लोग। धातु क्रम मतलब धातु का कार्य, सोना चांदी का कार्य, तांबे का कार्य। मोहर का निर्माण करना, सिंधु सभ्यता के लोग मोहरों का निर्माण करते थे जो व्यापार में बहुत काम में ली जाती थी। बाट बनाने का कार्य, बाट भी यहाँ पत्थर से बनाया जाता था। कुछ बाट लकड़ी के भी मिले हैं, लेकिन पत्थर के ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। और ये बाट 2, 4, 6, 8, 16, 64 ऐसे होते थे, डिवाइड होते थे। मन के 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया जाता था। यहाँ पे आपको कुछ मनके और औजार का चित्र दे रखा है। ये औजार है। किसी पत्थर का या लोहे का ज्ञान उस समय नहीं था लोगों को, वो हो सकता है पत्थर का होगा। और ये आपके सामने कुछ मनके हैं। तो ये मनके ऐसा भी हो सकता है 2 पत्थरों को जोड़कर भी बनाया गया। इसके अलावा जो पशु होते थे, उनके सींग होते थे, उनको काट कर और ये मनके बनाते थे। उनको घीस कर ऐसे मनके बनाए जाते थे। और ये मनके, इनका आकार चक्राकार होता था, बेलनाकार होता था, गोलाकार होता था, डोलाकार होता था और खंडित भी होते थे। इस प्रकार ये मनके होते थे। और इन मनकों के ऊपर कुछ चित्रकारी भी की जाती थी, उनको सजाया भी जाता था, कुछ चित्र भी उकेरे जाते थे। मनके बनाने का कारखाना सबसे ज़्यादा हमें चंद्रहूदड़ों से मिला है। और शैलखड़ी जो एक बहुत ही मुलायम पत्थर था, उसकी हमें
और कुछ मोहरे भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर। पर भी इस शैलखड़ी से भी बहुत आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके शैलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किया जाते थे, मतलब शैलखड़ी से मनके भी बनाए जाते थे। और इससे ठोस पत्थरों से बनने वाली केवल ज्योमेट्री आकारों के विपरीत कई विविध प्रकार के मनके बनाए जा सकते हैं। किससे? शैलखड़ी से। शैलखड़ी से सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाएं, यह प्रश्न प्राचीन तकनीक का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ, मतलब आज तक इसका हल नहीं मिला इनको कि शैलखड़ी से सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, छोटे छोटे मनके। और यहाँ पे एक चित्र दे रखा वापिस है कि ये पात्र दे रखे हैं। अभी कुछ समय पहले हमने बताया था आपको कि मर्द बांड क्या होते हैं। ये मर्द बांड होते हैं इस प्रकार का, जैसे घड़े की आकृति टाइप का, ये घड़े की आकृति टाइप, इनके कुछ चित्र करे गए हैं। ये शैलियाँ होती थी उस समय की, बहुत ही अच्छी कलाकृति है उस समय की। ये मर्द बांड है और ये दिल्ली के संग्रहालय में रखे हुए हैं। और लोथल जो गुजरात के अंदर है वहाँ पर भी ये रखा हुआ है। और अजमेर संग्रहालय है, वहाँ पर भी इसको रखा हुआ है। अब जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों द्वारा किए गए प्रयोगों में यह दर्शाया गया है कि कार्निलियन एक मतलब पदार्थ होता था, पत्थर टाइप का, लाल रंग, पीले रंग, कच्चे माल उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। अब ये जो मनका बनाने की जो विधि है परीक्षा में आ सकती है। कार्निलियन लाल, पीला, हरा होता था, इनको पत्थर को और आग में पकाया जाता था, फिर इसके मनके बनते थे। अब जैसे ये जो मनके बनाते थे, ये अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मंगाते थे। जैसे शॉर्ट कई एक जगह है अफ़गानिस्तान की, वहाँ से ये लोग और लार्जबद मणि मंगवाते थे। और दक्षिण भारत में सोना मंगाते थे। राजस्थान के दक्षिण और गुजरात के उत्तर से ये लोग शैलखड़ी धातु मंगाते थे। ये चीज़ें हमें इस टॉपिक में समझाने का प्रयास किया गया है। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। पत्थरों को तोड़ा जाता था, अलग अलग प्रकार की आकृति में तोड़ देते थे, फिर उसको बारीकी से सलक निकाल कर इसे अंतिम रूप दिया जाता था। सलक का मतलब छेद कर देते थे बीचों बीच, और कुछ डिजाइन भी बना देते थे। फिर इसकी घिसाई होती थी, फिर उसकी पॉलिश होती थी, और फिर इसमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। छेद भी किया जाता था। चंद्रहुदड़ो, ये जो चंद्रहुदड़ो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मनके मिले हैं। लोथल और हाल ही में धोलावीरा में छेद करने की विशेष उपकरण मिले हैं। धोलावीरा जो गुजरात के अंदर है, लोथल जो गुजरात के अंदर है, यहाँ पर है। और कुछ उपकरण मिले हैं जिनसे छेद होता था। नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि दोनों समुद्र के किनारे थे। और यहाँ पर शंख, नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ पे शंख की कुछ चीज़ें मिली हैं आपको, हमें मिली हैं। शंख से बनी हुई कुछ वस्तुएं मिली हैं, जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारियाँ, और ये मतलब विशिष्ट केंद्र थे यहाँ पे, जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। संभव है कि चंद्रहुदड़ो लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में लाया जाता था। तो जो चंद्रहुदड़ो में जो मनके बनते थे, लोथल में जो मनके बनते थे, वो यहाँ से तैयार होकर व्यापार के माध्यम से और मोहनजोदड़ो में जाते थे। उत्पादन केंद्रों की पहचान, किस प्रकार का उत्पादन केंद्र होता था, उनकी पहचान कैसे होती थी। अब आपके सामने एक ये मरण मूर्ति है। मरण मूर्ति मतलब एक मरे हुए व्यक्ति की और मूर्ति है। ऐसी मूर्तियाँ वहाँ पे बहुत मात्रा में मिली हैं। तो उत्पादन केंद्र की पहचान करने के लिए और इतिहासकार प्रस्तर पिंड, मतलब कोई क्षेत्र होता है उसमें कुछ पत्थरों का और कुछ पिंड हैं, कोई शंख हैं, कोई तांबा अयस्क है, कच्चा माल है,
जहाँ पे चीज़ें जो मतलब उनके कच्चे माल की जो चीज़ें मिलती हैं ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे निश्चित रूप से किसी मनके का उत्पादन केंद्र रहा होगा, किसी धातु का उत्पादन केंद्र रहा होगा। ये चीज़ें इस टॉपिक में बताई गई है। अब आपके सामने एक मतलब चित्र दे रखे हैं। 2 बर्तन हैं, ये तांबे के बर्तन दे रखे हैं। ये 2 बर्तन तांबे और एक थाली आकार का है मतलब बर्तन। तो ये हमें वहाँ पे मिले हैं और ये किसी संग्रहालय में रखे हुए हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के बर्तन हैं। कूड़ा करकट शिल्प कार्य के लिए अच्छे संकेतक हैं। मतलब यहाँ पे पहले जो टॉपिक में बताया गया है कि किस प्रकार हम कोई उत्पादन केंद्र की पहचान करें। उत्पादन केंद्र से मतलब मन के बनाने की उत्पादन केंद्र हो, या कोई धातु बनाने का केंद्र हो, संघ के निर्माण केंद्र हो, तो उसकी पहचान हम उस वहाँ पे जो कुछ चीज़ें मिलती हैं हमें घिसाई में बची हुई अवशेष, कुछ छोटे छोटे तोड़े हुए कुछ अवशेष कूड़े के रूप में प्राप्त हुए, फेंक दिए हों, तो उसके आधार पे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता का कोई उत्पादन केंद्र रहा होगा, यहाँ शिल्प कार्य होता होगा। इस प्रकार हम अंदाज़ा लगाएंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। माल से मतलब है ये जो मनके हैं, मोरे हैं, इनको लोग एक दूसरे कैसे प्राप्त करते थे। आज के समय वहाँ पे क्या रुपए चलते थे? बिल्कुल नहीं चलते थे। उस समय व्यापार विनिमय के आधार पर होता था। व्यापार का मतलब अनाज के बदले, जैसे 1 किलो अनाज दिया, उनको मन का दे दिया, मन का दिया, उनको अनाज दे दिया। तो ये चीज़ें विनिमय का आधार था, वस्तु के बदले वस्तु। ये चीज़ें होती थी। और फिर जो व्यापार होता था किस प्रकार होता था? क्या आज की तरह मतलब गाड़ियाँ होती थी, या फिर उस समय बैलगाड़ियाँ होती थी, परिवहन से होता था, या फिर जल परिवहन से होता था, या स्थल परिवहन से होता था? ये चीज़ें बताई गई हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। कच्चे माल से मतलब है जो स्थानीय स्तर पे जो मिट्टी हैं, स्थानीय स्तर पर कुछ पत्थर हैं, कुछ लकड़ियां हैं, और कुछ धातु हैं जिसमें सोना चांदी है। ये इन लोगों को जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगानी पड़ती थी। मतलब इनके क्षेत्र में थोड़ी कम थी, तो कई बार क्या ये बाहर से मंगाते थे ये चीज़ें। कौन कौन से क्षेत्रों से मंगाते थे इसके बारे में बताया गया है। बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप में संकेत करते हैं। यहाँ पे बैलगाड़ियाँ मिली हैं मिट्टी के रूप में, और कुछ प्रतीक मिले हैं बैलगाड़ियों के। तो इससे ये विद्वान या इतिहासकार ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर और हो सकता है कि बैलगाड़ियों के माध्यम से व्यापार होता हो। और कुछ मोहरें मिली हैं जिसपे नाव की आकृतियाँ बनी हैं, तो विद्वान उससे भी ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर और नाव के माध्यम से भी समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता सिंधु तथा उसकी उपनदियाँ के बगल में बने नदी मार्गों के साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग होता था। तो व्यापार के लिए सिंधु नदी का प्रयोग भी होता था, समुद्र का प्रयोग भी होता था। इसके अलावा स्थल मार्ग से जो कुछ सड़कें बनी मिली हैं उनसे भी शायद ये व्यापार होता था। उपमहाद्वीप तथा उससे आगे से आने वाले माल। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जैसे मेसोपोटामिया उस समय समकालीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता समकालीन, कक्षा 11 में हमने पढ़ा था। मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ी थी, मिस्र की सभ्यता पढ़ी थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था, इनके साथ इनका व्यापार होता था। और जो इतिहासकार हैं उनको कुछ साक्ष्य मिले हैं कि किस प्रकार इनका व्यापार होता था। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वहाँ से हमें सिंधु सभ्यता की मोहरें मिली हैं, कुछ बर्तन मिले हैं। उस आधार पर इतिहासकार ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये
हड़प्पा सभ्यता के साथ इनका व्यापार होता था। तो हड़प्पा सभ्यता शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए नागेश्वर, बालाकोट, यहाँ पर शंख आसानी से मिल जाता था और बस्तियाँ स्थापित हो गई। और फिर ये शंख के कुछ कार्य करने लगे, मतलब शंख निर्माण से संबंधित कुछ कार्य करने लगे, उसकी विभिन्न कलाकृतियाँ बनाने लगे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम सोर्तगई, वहाँ पर कीमती माने जाने वाले लाजवद मणि का ये लोग मंगवाते थे वहाँ से। और लोथल से ये कार्नेलियन मंगाते थे। क्या मंगाते थे? कार्नेलियन। इसके अलावा लोथल वर्तमान समय में गुजरात में बड़ौत जिला वहाँ पर है। सेलखड़ी ये मंगाते थे राजस्थान के दक्षिण और उत्तरी गुजरात से। धातु राजस्थान से, धातु जिसमें हम क्या कहेंगे, जैसे कि मैं कहता हूँ तांबा हड़प्पा सभ्यता के लोग राजस्थान में खेतड़ी से मंगाते थे। खेतड़ी उस समय गणेश्वर एक सभ्यता थी, गणेशपुर जोधपुरा एक सभ्यता थी, वहाँ से ये तांबा मंगाते थे। और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी राजस्थान की खेतड़ी में मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि ये तांबा मंगाते थे यहाँ से। और दक्षिण भारत से सोना मंगाते थे। और ये जो खुद जाके लाते या फिर किसी व्यापारी के माध्यम से ये चीज़ें मंगाते थे। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पा पुरावस्तुओं ऐसे संपर्कों के संकेत हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों के पुरातत्वविदों ने गणेशपुर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। प्राचीन समय में खेतड़ी जो क्षेत्र है राजस्थान में, जहाँ पे तांबा मिलता है, वहाँ पे गणेश्वर जोधपुरा एक संस्कृति नाम दिया इतिहासकारों ने। यहाँ तांबे की बहुत पुरानी चीज़ें मिली हैं और हड़प्पा सभ्यता को ये लोग तांबा बेचते थे। ये चीज़ें इसमें बताने का प्रयास किया गया है। अब नेक्स्ट आपके सामने एक नक्शा दिया हुआ है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे व्यापार व्यवस्था का, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार व्यापार करते थे। तो ये मेलुआ जो जगह है इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। और ये अंतिम मतलब पश्चिम छोर है हड़प्पा सभ्यता का। तो यहाँ से व्यापार होता था। और ये मगान वर्तमान समय में ओमान एक देश है, वहाँ से होकर और फिर ये जाता था दिलमोन को बोलते हैं बहरीन वर्तमान समय में। और ईरान है, वहाँ का एक देश है ये बहरीन। कतर की राजधानी होगी शायद बहरीन। कतर एक देश है, वहाँ से होते हुए ये और मेसोपोटामिया, जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, उरुक शहर, वहाँ पे इनका व्यापार होता था। देख लो इनका व्यापार कितना लंबी दूरी का होता था, जल मार्ग से होता था। और यदि स्थल मार्ग से करना होता तो ये स्थल मार्ग से यहाँ से कर लेते थे। कोई रास्ता बना होगा उस समय, ऐसे इतिहासकारों कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता का मतलब व्यापार काफ़ी देशों के साथ फैला हुआ था। ये चीज़ बताने का प्रयास किया है इस टॉपिक में। अब ये इस टॉपिक में ये बताया गया कि किस प्रकार इनका व्यापार ओमान और कुछ हमें चीज़ें मिली हैं वहाँ पे, जिसमें पता चलता है कि इनका व्यापार हड़प्पा सभ्यता से होता था। ओमान से कुछ दोनों में निकल के अंश मिले हैं। निकल एक धातु होती है जो हड़प्पा सभ्यता में मिली है और ओमान से भी मिली है। और संपर्क के तो संकेत मिले हैं, और भी संकेत मिले, मतलब वहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार का पात्र बर्तन मिला है, मतलब वहाँ पे।
काली मिट्टी की एक मोटी पर चढ़ी हुई बर्तन है, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थ के रिसाव को रोक देती हैं। ये चीज़ें हमें मिली हैं। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामानों का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। और ये बर्तन हमें आगे दिखाया गया। ये जो बर्तन है हड़प्पाई मर्दबान, ये ओमान में मिला है। कहाँ पे मिला है? ओमान में। इसमें क्या रखते थे क्या नहीं रखते थे, ये इतिहासकारों को अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अब इसमें बताया गया लगभग तीसरी सहस्त्र शताब्दी से आज से 3000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया के लेखों में मगान किसको कहते थे? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, ओमान को कहते थे का नाम। वहाँ के जो कुछ लेख हैं मेसोपोटामिया के, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये बताया गया है कि इस क्षेत्र में तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं, मतलब वहाँ से तांबा मंगाया जाता था। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया स्थल से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले। तांबा था, उसमें निकल और टिन मिलाकर कांच से बनाया जाता था। तो यहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं वहाँ पे मेसोपोटामिया के अंदर भी। लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाली पुरातात्विक खोजों में हड़प्पा मोहर मिली है। हड़प्पा मोहर मेसोपोटामिया मिली है, बाट मिले हैं, पासे मिले हैं, मनके मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख में दिलमून अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था आपको, वर्तमान समय में बहरीन है। बहरीन द्वीप कतर की राजधानी है शायद। मगान और मिलुआ हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द थे। ये शब्द का प्रयोग है मेसोपोटामिया के लोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए। और इन लेखों में पता चलता है कि मेलों से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का उल्लेख किया गया कि हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी चीज़ें मिलती थी। कार्नेलियन, लार्जवर्थ मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ, ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती थी मेसोपोटामिया के लोगों को। अब मेसोपोटामिया में एक चीज़ लिखी गई है, मिथक यहाँ बताता है, मेसोपोटामिया मिथक यहाँ बताता है। वहाँ कोई लेख मिला है, उसमें बताया गया है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राज प्रसाद में सुनाई दे। हाजा पक्षी हो सकता है, विद्वान अंदाज़ा लगाते हैं कि हाजा पक्षी जो सिंधु सभ्यता का मोर था, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया हो। मोर को हाजा पक्षी मानते हों, ये चीज़ बताई है। और कहा गया कि उसकी आवाज़ है ना वो राज महल के अंदर, राजा के जो महल है उसमें सुनाई दे। कौन से महल में? मेसोपोटामिया के महल के अंदर। ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से होता था। और मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता है। मेलुआ का सीधा सा अर्थ है हड़प्पा। किसको कहा जाता है? मेलुआ, हड़प्पा। तो जो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ना, वो हड़प्पा को नाविकों का देश कहते थे। किसका देश कहते थे? नाविकों का देश। नाविक मतलब जो नाव को चलाते हैं ना, उनको नाविक कहा जाता है। और यहाँ जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उसमें जहाज़ और नावों के चित्र मिले हैं। कौन सी मोहर प्राप्त हुई? देखो ये चित्र है, ये जो चित्र है ये मोहर है। और इसमें ये नाव का चित्र मिला, देखो आपको ये नाव है, इस पे बनी हुई ये मोहर प्राप्त हुई है मेसोपोटामिया के अंदर। और एक ये कुछ चित्र और भी मिला है, फारस की खाड़ी से मिला है कुछ चित्र है। ये फारस की खाड़ी पे एक मोहर मिली है और इसमें हड़प्पा के चित्र मिले हैं। ये फारस की खाड़ी में, बहरीन फारस की खाड़ी में ये चित्र मिला है और एक तरह से हड़प्पा की मोहर से मिलता जुलता है। इसके अलावा एक और भी दिखाया गया कुछ ऊपर। मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहर है, परंतु इस पर बना कुब्बड़ वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। जो ये कुब्बड़ वाले बेल है ना, कुब्बड़ वाले बेल, देखो इसमें ये बेल है और इसमें कुब्बड़ लगा हुआ है।
कुब्बड़ मतलब ये देखो ये चीज़। तो ये इतिहासकार ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो मेसोपोटामिया की जो मोहर है, ये मेसोपोटामिया मोहर है, इसमें जो चित्र लिए गए हड़प्पा सभ्यता से लिए गए। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया सभ्यता से मतलब संपर्क था, ये चीज़ हम कह सकते हैं। अब ये कुछ प्राचीन लिपि है, प्राचीन सूचना पट के अक्षर हैं। सूचना पट जो बोर्ड होता है उसको बोलते हैं, और वहाँ पे ये कुछ अक्षर मिले हैं, ये जो अक्षर हैं ये मिले हैं। हालांकि इसका अर्थ अभी तक विद्वानों को समझ में नहीं आया है। और रोपड़ जो एक जगह है वहाँ पर ये एक ऐसी मोहर मिली है, इस पे अनेक प्रकार की छाप दिखाई देती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोहरें, लिपि और बाँट कैसे होते थे। बहुत इजी है। मोहरें के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सेलकड़ी धातु की ज़्यादातर बनी हुई थी, और इसका प्रयोग लंबी दूरी का जो कोई सामान या वस्तु भेजा जाता था, तो ये लोग क्या करते थे, किसी चीज़ से इसे बांध कर और फिर गीली मिट्टी लगाकर इस मोहर की छाप मार देते थे। यदि मोहर की छाप जहाँ पर इस वस्तु को भेजा जाता है उस व्यक्ति के पास अंतिम जगह पर मोहर की छाप जैसी थी वैसी ही बनी रहती है, तो ये समझा जाता था कि उस वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो इस प्रकार मोहर उनके व्यापार में बहुत सहायक थी। और इस मोहर के ऊपर प्रेषक का नाम, उसका मुद्रांकन होता था। और इसके अलावा यहाँ पर जो लिपि मिली है सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, तो उस लिपि के बारे में बताया गया कि किस प्रकार लिपि, यहाँ पे क्या है कि लिपि बाईं ओर से शुरू होती थी, यहाँ बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर तक। तो यहाँ पे जो अक्षर लिखे जाते थे थोड़े खुले खुले लिखे जाते थे, लेकिन यहाँ जाते जाते वो थोड़े सकड़े हो जाते थे। तो इससे विद्वान ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि इनके पास जगह कम रही हो, इधर लेफ़्ट साइड में, राइट साइड से शुरू करते, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना, वैसे इस लिपि को लिखा जाता था। और आज भी ये जो लिपि है ये पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें अनेक प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं। कुल 26 लंबे अभिलेख, एक सबसे बड़ा अभिलेख मिला है, वहाँ पे कुल 26 चिन्ह मिले हैं। कितने चिन्ह मिले हैं? 26। और ये चिन्ह इसलिए लगाए जाते हैं कि हो सकता है कि अनपढ़ लोग हैं वो इसको आसानी से समझ जाएं। इसके अलावा ये एक वर्णमाला थी, वर्णमाली है, इसको पढ़ाने का एक स्वर और व्यंजन को दर्शाता है, क्योंकि चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। सबसे बड़े अभिलेख में तो 26 चिन्ह मिले हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग 375 से 400 भी चिन्ह होते थे इस लिपि के अंदर। और ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, और कुछ मोहरों पे दाईं ओर चौड़ा अंतराल था और बाईं ओर ये संकुचित थी। इससे लगता था उत्कीर्ण के दाईं ओर लिखना आरंभ किया, बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो यहाँ लिखने की जगह है और इससे जगह कम पड़ जाती थी, तो ये थोड़ा सकड़ा लिख लेते थे। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है, मतलब हड़प्पा के जो बर्तन हैं उन पे भी कुछ लिखावट मिली है, सूचना पट्टों पे मिली है। तो अब ये कह रहे हैं कि याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तु पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है साक्षरता, सब लोगों को साक्षरता का ज्ञान था? तो ये चीज़ बताने का प्रयास किया कि क्या सभी लोग साक्षर थे, तो क्या ऐसा संभव था? तो इस बारे में अभी विद्वान कुछ से मतलब एकमत नहीं है, कन्फ्यूज हैं इसके बारे में भी। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताएगी बाँट उस समय कैसे होते थे। तो बाँट एक पत्थर के बने होते थे
और विशेष प्रकार की पद्धति होती थी बाटों की, और उस पत्थर का नाम क्या था? चर्ट। चर्ट नामक एक पत्थर होता था, उससे बने होते थे, और किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। घनाकार होते हैं ना, जैसे ऐसे ऐसे घनाकार होते थे ये, चौकोर टाइप में, और घन देखा होगा आपने, उस प्रकार के बने होते थे। और इनके लिए जो मानदंड था, जैसे कि वर्तमान समय में 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg आता था, इस प्रकार उस समय भी दशमलव पद्धति थी। 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 16 किलो, 32 किलो। हालांकि उस समय ये निर्धारित नहीं था कि वो केजी के अंदर होता था या नहीं होता था, लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि वो दशमलव पद्धति के ऊपर आधारित थे। 1, 2, 4, 8, 16, 32। और वहाँ पे कुछ तराजू और पलड़े भी मिले हैं धातु से बने हुए। जो भी धातु, जैसे तांबा धातु या कोई भी धातु हो, लोहे का ज्ञान उस समय लोगों को नहीं था। और जो छोटे जो बाट होते थे, उनका प्रयोग आभूषण मन के तोलने के लिए किया जाता। आभूषण जैसे कि सोना है, वो हमेशा कम, सोना क्या कीमती होता है, तो वो कम तुलाई में आता है, जैसे कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम ऐसे। उस समय ग्राम थे या नहीं, इसके बारे में विद्वान अभी सहमत नहीं है, लेकिन सोना है वो जो छोटे बाट होते थे उनसे तोला जाता था। अब इसके अलावा प्राचीन सत्ता के बारे में बताया गया। उस समय क्या, वर्तमान समय विद्वान है ये मानते हैं क्या उस समय कुछ शासक वर्ग रहा होगा, कुछ राजनीतिक सत्ता रही होगी। तो कुछ अंदाज़ा लगाते हैं, कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में, जैसे कि सिंधु सभ्यता में हड़प्पा शहर है, मोहनजोदड़ो शहर है, सूतकेंडोर पश्चिम दिशा में, मांडा कश्मीर के अंदर है, गुजरात के अंदर रंगपुर है, कालीबंगा है। तो यहाँ पे एक जैसी चीज़ें मिलती हैं, एक जैसी वस्तुएं मिलती हैं, एक जैसा व्यापार मिलता है। तो विद्वान ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है ये किसी एक शासक के नियंत्रण में था ये क्षेत्र पूरा। तो इसके बारे में विभिन्न विद्वान अलग अलग अपना राय देते हैं, लेकिन फिर भी ये माना गया कि हाँ, कुछ एक शासक था या विद्वान पुरोहित था, जिसका यहाँ चित्र भी दिया गया है, उसकी सत्ता होगी, संभावना व्यक्त की। अब जैसे ये चित्र दिया है, एक पुरोहित राजा का चित्र दिया गया है, ये जो पुरोहित राजा है उसका चित्र दिया गया है। वर्तमान समय में ये चित्र आपको यदि कभी देखना हो, अजमेर संग्रहालय में है, वहाँ पे रखा हुआ है। ये चीज़ इस टॉपिक में बताने का प्रयास किया गया है। राजा का जो एक मोहनजोदड़ो शहर में एक राजा का और राजमहल मिला है, प्रसाद मिला है, और वो मिलने के बाद में विभिन्न विद्वानों ने इसे, वहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी है, और कहा गया है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में और वहाँ के जो लोग थे, वहाँ भी ये माना जाता था कि यहाँ पे सिंधु सभ्यता में एक पुरोहित राजा होता था, ऐसा कहा गया है। लेकिन आगे इस टॉपिक में यह भी बताया गया है कि अन्य विद्वानों ने यह भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मोहनजोदड़ो में एक अलग राजा हो, हड़प्पा में अलग राजा हो, लोथल में अलग राजा हो, लेकिन इन सब के विपरीत कुछ विद्वानों ने या सभी विद्वानों ने ऐसा माना है कि यहाँ पे एक ही राजा होता था। अब नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इसके बारे में भी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग राय दी हैं। कुछ ने कहा यहाँ पे अकाल पड़ गया, कुछ ने कहा यहाँ पे आर्यों ने आक्रमण कर दिया, कुछ ने कहा यहाँ सिंधु नदी थी, उसने अपना मार्ग बदल लिया, उसने कहा यहाँ मलेरिया फैल गया, और कुछ ने तो ये कहा
कि यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग, ये किसी अन्य जगह पर जाकर बस गए, या किसी ने आक्रमण कर दिया इन पे, तो ये दूसरी जगह जाकर रहने लगे। ये चीज़ें बताई गई हैं। एक नक्शा दिया हुआ है, इसमें कब्रिस्तान के बारे में बताया गया है। सावधान मतलब कब्रिस्तान, ये हमें साक्ष्य से मिले, कुछ कब्रिस्तान मिले हैं। अभी देखते हैं कि ये सभ्यता अंत कैसे हो गया। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि 1800 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास चोलिस्तान जैसे क्षेत्र में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थल को त्याग दिया। मतलब 1800 ईसा पूर्व के आसपास पाकिस्तान की चोलिस्तान को छोड़कर सभी विकसित हड़प्पा स्थल है ना, वो अपनी पूर्व की स्थिति ना खो चुके थे। मतलब वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे ये हड़प्पा सभ्यता, और मोहनजोदड़ो, ये जो शहर थे ये ख़त्म हो गए। और ये छोटे छोटे मतलब फिर धीरे धीरे क्या छोटी छोटी संस्कृतियाँ विकसित हुई, और यहाँ के जो बाट हैं, मोरे हैं, विशिष्ट मन के हैं, ये समाप्त हो गए थे। बहुत कम मिलते हैं 1800 ईसा पूर्व के बाद में। तो विद्वान ये अंदाज़ा लगाते हैं कि 1800 ईसा पूर्व तक आते आते ये सभ्यता ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जिसको कहते हैं उत्तर हड़प्पा संस्कृति या अनुवर्ती संस्कृति। और ये परिवर्तन कैसे हुई, इसके बारे में ये लोग जो इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं, हो सकता है जलवायु परिवर्तन हो गई हो, या फिर इन्होंने वनों की ज़्यादा कटाई कर दी हो, या फिर सिंधु नदी में बाढ़ आ गई हो, या फिर सिंधु नदी सूख गई हो, या फिर उसने अपना मार्ग बदल लिया हो, या फिर इन्होंने भूमि का अधिक उपयोग किया हो। ये कुछ कारण बताए हैं इन्होंने। अब इस कारण के बारे में विभिन्न विद्वान अलग अलग असहमत हैं। कुछ ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं, परंतु पूरी सभ्यता का पतन हो गया था। हड़प्पा सभ्यता का पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास हो गया था। ऐसा लगता है कि ये सुदृढ़ एकीकरण की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, हाँ, एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, और ये उदाहरण एक इतिहासकार ने दिया है, जिसका नाम है जॉन मॉर्सल। अब विभिन्न उदाहरणों ने कैसे इसकी अलग अलग व्याख्या की है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में और कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, और किस प्रकार कनिंघम एक भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनरल था, उसका किस प्रकार अभ्रम था, इसके बारे में बताया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की एक कहानी है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये बताया गया है कि जो ये खोज है, ये धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुई है। इसकी खोज एक अचानक खोज नहीं हुई है, क्रमिक रूप से। पहले यहाँ पे क्या है कि 1826 के अंदर एक चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति था, और वो क्या है कि कोई टीले की खुदाई कर रहा था, उसको ईंटें मिली कुछ, तो उनको ये फालतू की चीज़ें समझ के उन ईंटों को क्या किया उसने, और एक मतलब अलग रखवा दिया। फिर 1856 के आसपास एक अन्य व्यक्ति ने और इन ईंटों का प्रयोग और लाहौर से कराची तक रेल की पटरियां बिछाने के काम में उपयोग में ली, इन ईंटों का प्रयोग किया।
फिर सन 1921 में दयाराम साहनी ने और इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सबसे पहले स्थल खोजा गया हड़प्पा, इस वजह से इसका नाम हड़प्पा पड़ा। उसके बाद में 1922 ईस्वी में और राखलदास बनर्जी ने और इस सभ्यता की दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की। और फिर 1925 के अंदर और विश्व के सामने इस सभ्यता को और रखा गया कि हमने एक नई सभ्यता खोजी, हड़प्पा सभ्यता। ये चीज़ें हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में है। तो सभ्यता खोज से सीधा सा अर्थ है ऐसी चीज़ें एक जगह पे मिलती हैं। ऐसी चीज़ें से मतलब है कि कुछ पुरानी चीज़ें किसी एक स्थान पे जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, हम उसको सभ्यता कहेंगे। और ये अंश को एक एक जोड़कर फिर हम उसका अंदाज़ा लाएं कि इस सभ्यता में कितने शहर जुड़े हुए होंगे। ये चीज़ें अब कनिंघम का भ्रम क्या है? भारतीय पहला सर्वेक्षण पुरातात्विक सर्वेक्षण पहले जनरल डायरेक्टर कनिंघम थे। परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले जनरल कौन थे? डायरेक्टर जनरल। तो इसका नाम था कनिंघम और उसने यहाँ पे पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया। जो कनिंघम था वो मानता था कि ये जो हड़प्पा है ये और कोई महाजनपद काल से संबंधित होगी। उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये उससे भी पुरानी सभ्यता है। तो उसने इस सभ्यता के लिए जानने के लिए एक 7वीं सदी के अंदर एक बौद्ध विद्वान आया था, उसकी किताबों का सहारा लिया था जो पर्याप्त नहीं था। 7वीं सदी में एक बौद्ध कहाँ 7वीं सदी और कहाँ ये 1900 ईसा पूर्व है। तो मतलब कनिंघम का एक प्रकार से भ्रम था कि ये सभ्यता और इतनी पुरानी नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत पुरानी सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो बौद्ध विद्वान का उन्होंने साक्ष्य लिया, जो साक्ष्य लिया था उसका कहीं आसपास में कोई संबंध ही नहीं था। और उसने बौद्ध विद्वान ने कभी हड़प्पा की यात्रा भी नहीं की थी, ये चीज़ इसमें बताई है। तो ये कनिंघम का भ्रम था। और जब कभी भी हड़प्पा में कोई चीज़ें मिलती थी, कोई पुरानी चीज़ें, तो विद्वान उसके बारे में सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते थे। लेकिन एक अंग्रेज़ ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उस मोहर पर ध्यान दिया तो उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे अपरिचित था। मतलब ऐसा कालखंड निर्धारित करने का प्रयास जरूर किया कनिंघम ने जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कनिंघम को और हड़प्पा सभ्यता में कुछ ज़्यादा मतलब ज्ञान नहीं था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उसने अपने जो आंकड़े लिखे वो बौद्ध धर्म का एक 7वीं सदी के अंदर एक चीनी यात्री आया था उसके आधार पे लिखे थे, जिसने कभी हड़प्पा की यात्रा भी नहीं की थी। तो ये भारत का जो पहला डायरेक्टर जनरल था कनिंघम पुरातत्व संरक्षण विभाग का, उसने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही जानकारी नहीं जुटाई थी। ये चीज़ बताने का प्रयास किया गया है। अब आगे इसमें ये बताया गया है आगे इसमें अभी ये बताया गया है किस प्रकार कालांतर में 20वीं शताब्दी दशक में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदा ने मोहरें खोज निकाली और निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों में कहीं अधिक प्राचीन स्तर से संबंधित थी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में और हड़प्पा की खोज की थी। और इसके बाद में राखलदास बनर्जी ने मोहरों के आधार पे मोहनजोदड़ो खोज निकाला था 1922 में। और फिर दोनों पुरास्थलों पुरातत्व संस्कृति के 2 भाग थे। और फिर इसी खोजों के आधार पे 1924 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के डायरेक्टर जिसका नाम था जनरल मार्शल, इसने विश्व के सामने ये कहा कि हमने एक ऐसी सभ्यता की खोज की है जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना। पहली दफ़ा हम इस खोज की घोषणा कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जो विश्व में 1900 से 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक की पुरानी है। और इस
खोज की घोषणा उन्होंने अपनी पुस्तक में भी किया है। और एक अन्य व्यक्ति है जिसका नाम है S.N. राव, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उसमें और बताया कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था, मतलब मार्शल ने भारत को महाजनपद काल में पाया था, उससे और 2000 साल पहले ले जाके उसको छोड़ दिया था। किसको? भारत के प्राचीन इतिहास को। कैसे? 2600 ईसा पूर्व में ले गया, 600 ईसा पूर्व में महाजनपद शुरू होता है। तो ये चीज़ें उसने अपनी किताब में बताई हैं। और ये भी बताया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन ये सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता इसके समकालीन थी। ये चीज़ उसने बताने का प्रयास किया जॉन मार्शल ने। और फिर जॉन मार्शल क्या है कि एक समझदार व्यक्ति था और वो पेशेवर रूप से एक पुरातत्वविद था। पुरातत्वविद वो होते हैं पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और उसने यूनान और क्रीट, अर्धवार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि यूनान और क्रीट के अंदर किसने पुरातत्ववेत्ता के रूप में काम किया और फिर उसने अब भारत में आकर सर्वेक्षण कार्य किया। तो सीधा सा उत्तर होगा जॉन मार्शल। और उसका भी मतलब एक महत्वपूर्ण बात यह, कनिंघम की तरह उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उसमें दैनिक जीवन की पत्तियों की जानने की उत्सुकता थी। मतलब वो ये सोचता था कि ये लोग क्या उपयोग करते थे, हड़प्पा सभ्यता लोग, इसके बारे में उसकी काफ़ी रुचि थी। और फिर इसमें बताया गया है टीले के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के टीले हमें मिले हैं। तो टीला वो होता है कि जैसे टीले, एक ही टीले के अंदर अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं। सबसे नीचे सबसे पुरानी, फिर उसके ऊपर थोड़ी और नई, फिर उससे ऊपर थोड़ी और नई, इस प्रकार टीले का क्रम होता है एक। और ये खंड होता है, कालखंड होता है। और इसकी खोज जो इतिहासकार हैं वो अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन स्तर विन्यास से इसकी खोज की जाती है, कभी क्षैतिज विन्यास से की जाती है। अब आपके सामने ये जो चित्र दे रखा है एक टीले का, और इसमें किस प्रकार खोज की जाती थी इसके बारे में बताया गया है। स्तर सदैव क्षैतिज, ये टीला है आपके सामने, ये टीला है, इसकी खोज की गई। विद्वान यहाँ से खोज करते हैं, पहले ऐसे खोज करेंगे, फिर इसकी ऐसे करें, फिर इसकी ऐसे करें, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएं, लास्ट तक आते हैं। प्राचीन चीज सबसे प्राचीन होता है वो नीचे नीचे मिलता है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब जॉन मार्शल के बारे में बताया गया, स्तर विनाश को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले की समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाई के साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। अभी इसमें आगे बताया गया है कि स्तर विन्यास प्रणाली और एक होती है क्षैतिज विन्यास प्रणाली। तो उनका अलग अलग होता है कि क्षैतिज में क्या है कि नीचे से ऊपर तक की खुदाई होती है, या फिर ऊपर से एक क्षैतिज प्रकार से खुदाई होती है। स्तर विन्यास में ये होता है पहले एक स्तर की, फिर दूसरे स्तर की, फिर तीसरे स्तर की। तो इससे क्या है कि स्तर विन्यास से हमें फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। उसमें क्या है कि एक ही काल की हमें जो चीज़ें हैं वो प्राप्त होती हैं। ये चीज़ें हमें जो ये जॉन मार्शल है इनकी खुदाई खोज से हमें मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नई तकनीकी या प्रश्न, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। धन्यवाद।